सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का हवाई हमला हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरी रात इजराइल ने बमबारी की है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इजराइल से जुड़ी हुई, इजराइल के हमले से जुड़ी हुई, इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है और यह हमला हुआ है सीरिया लेबनान बॉर्डर पर। और देखिए एक और बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, अब आपको बता दें कि सीरिया के गोलान हाइट्स पर पहले से इजराइल का कब्जा है और प्लान है कि गोलान हाइट्स के इलाके से सीरिया में 50 किलोमीटर अंदर तक एक बफर जोन को तैयार किया जाए। अगर कब्जे की शुरुआत होम से होती है तो इजरायली सेना सीरिया पर और हमला कर सकती है। फिलहाल असद सेना हमा और एलेप्पो की जंग में उलझी हुई है, हालात इजरायली हमले के अनुकूल है। ऐसे में इजराइल 50 किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद यहां पर बाढ़ बना सकता है, अपनी सेना के वॉच टावर लगाकर ग्रेटर इजराइल के प्लान की तरफ आगे वो कदम बढ़ा सकते हैं। और चतुर्वेदी सर, सवाल यही है कि इस वक्त अगर असद सेना की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है सीरिया के खिलाफ। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज इजराइल का खुद आंतरिक इश्यूज में फंसा हुआ है। वो गाजा में, लेबनान में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो एक और लड़ाई में नहीं उलझना चाहेगा, लेकिन मदद हर तरह की दे सकता है। हाँ। लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है, फायर पावर की सपोर्ट दे सकता है, एयर अटैक्स कर सकता है, एम्यूनिशन दे सकता है। दूसरी बात, मैं केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये अगर बाकी एथनिक ग्रुप्स वगैरह ये सब देखे जाए, वो इस वक्त इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में जरूर होंगे महत्वपूर्ण। आज के दिन अगर देखा जाए तो दमिश्क इज वेल विद इन द रीच ऑफ दीज रेबेल्स। वो केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पहुंच सकते हैं। असद के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं कि लोग उनके अगेंस्ट ऑलरेडी हैं। जो तानाशाह, एक मैं उनको तानाशाही कहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक नॉर्मल मतलब दिखावे के लिए बनाया हुआ है। वहाँ पे तानाशाह जो 50 साल से एक बातिस पार्टी वहाँ पे कब्जा कर रही है, तो लोग इतने संतोष नहीं होते हैं। वहाँ पे एक अपने आपस में जो और एक ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉस्परस देश हो। एक देश ऐसा है जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे लोग इतने त्रस्त हैं, एजुकेशन फैसिलिटी, स्वास्थ्य फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आज, लेकिन ये है कि रशिया का बहुत स्टेक्स हैं यहाँ पे। वो जो मेडिटेरियन के पास उनके जो बेसिस हैं, वो जरूर अपने बेसिस प्रोटेक्ट करेगा। जिस तरह से वो करता है वो जरूर उसको इंश्योर करे। लेकिन दमिश्क को अगर कोई सोचता है कि ये नहीं कब्जा हो सकता है इतनी जल्दी जस्ट बिकॉज वहां पे एथनिक ग्रुप्स हैं, वो नहीं सही है। दमिश्क मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से आज वेल विद इन रीच है। और ये दावा तो अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ घंटों का ही मामला, इंतजार करना होगा कि आज क्या स्ट्रैटेजी रहती है विद्रोहियों की और साथ ही असद सरकार की इस डिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने के लिए। और देखिए सीरिया में हमले के बाद भारी पलायन की खबर सामने आ रही है। अब तक करीब 3 लाख लोगों का सीरिया से पलायन हुआ है। एसटीएस के कब्जे वाले इलाके से पलायन हुआ है लोगों का। तो यह भी अपने आप में एक इंडिकेटर है। अगर बड़ी आबादी पलायन कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को सीरिया के इन इलाकों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और वो मान रहे हैं कि यहां पर अब कोई गवर्नेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और देखिए जंग की आग भड़की और सीरिया से पलायन भी तेजी से हुआ है। जरा उस पर नजर डालते हैं। अब तक करीब 3 लाख लोगों का पलायन हुआ है। उत्तर पश्चिम सीरिया से सबसे ज्यादा पलायन हुआ। एसटीएस के हमले के बाद घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। अभी तक हुआ क्या है? एलेप्पो, इदलिब और होम से भी पलायन हुआ है, जो खबर आ रही है। 13 साल से जारी जंग में अब सबसे बुरे हालात हैं, ये यूएन की तरफ से बताया गया। एक और बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने असद सरकार के समर्थन में खर्च किए 50 अरब डॉलर, सैन्य अभियान के लिए 20 से 30 अरब डॉलर दिए गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। ईरान लगातार जो कि खड़ा हुआ है इस वक्त सीरिया के साथ, लेकिन विद्रोहियों के कब्जे से इसलिए बड़ा झटका क्योंकि 50 अरब डॉलर अभी तक दे दिए गए हैं सीरिया की सरकार को। तो सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा, ईरान को बड़ा झटका कैसे, आप समझिए। हुआ क्या है? हुआ यह है कि असद सरकार पर 50 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं ताकि जो असद सरकार है उसे हटाया ना जा सके। खर्च ईरानी जीडीपी के 15% के बराबर है।
और सैन्य अभियान पर $30 बिलियन खर्च हुआ है। सालाना लगभग $6 अरब खर्च किया गया। असद पर ईरान का $20 अरब बकाया है। तो आप देखिए ईरान के जो वॉर एक्सपेंसेस हैं वो कई फ्रंट पर कितने ज्यादा हैं, और यही वजह है कि सवाल ये उठता है कि ईरान कब तक ये फ्यूलिंग करता रहेगा। भारद्वाज सर, सबसे छोटा सवाल है, छोटा सा उत्तर चाहिए। वाकई में ईरान फाइनेंशियली इसको लंबा खींच पाएगा? हम देख रहे हैं कई फ्रंट पर वो पैसा झोंक रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ा मुश्किल है। आंतरिक रूप से भी अगर ईरान में देखते हैं तो बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स इंटरनल भी चल रहे हैं। और सीधा जिस तरीके से इजराइल टारगेट कर रहा है ईरान के बेसिस को, उनके जो गैस फील्ड्स हैं या उनके जो शस्त्रागार है उनको टारगेट कर रहा है, तो इजराइल के लिए मुश्किल होगा कि हिजबुल्लाह को मेंटेन करे, असद को। तो मतलब मान रहे कि अगर ये स्थिति लंबी गई तो ईरान एक आर्थिक दुष्चक्र में ऐसा फंसेगा कि शायद ईरान के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही संभाल पाना ईरान की सरकार, वहां की सत्ता के लिए मुश्किल हो जाए।